हम देखिए तो अगला टॉपिक ये देखिए अगला टॉपिक देखिए क्या कर रहा है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। हाँ तो समझना है बात को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो समझना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन देख लीजिए, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो अब ये बात समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, इस केसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलोगे सर पहले बताइए तो किस सेल के लिए आप बात करते हैं, जानते हो डैनियल सेल के लिए। हाँ तो अच्छा पहले हमको यह बात बता दीजिए, डैनियल सेल के बारे में स्टार्ट किए थे कि नहीं, उसमें एनोड के रूप में किसको कंसिडर किया जाता है, जिंक इलेक्ट्रोड को, और कैथोड के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड को कंसिडर किया जाता है ना रे। देखिए अभी हम एक एक करके सब पर बहस करने वाले हैं। देखिए इन डैनियल सेल में हमको बता दीजिए कि डैनियल सेल में क्या हो रहा था। देखिए जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था कि नहीं। देख लीजिए जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्सीडेशन होकर के क्या बना रहा था, जिंक 2+ आयन, और कॉपर 2+ आयन में रिडक्शन होकर के क्या बन रहा था, कॉपर बन रहा था देखिए इस प्रकार का रिएक्शन हो रहा था किसमें, डैनियल सेल में। अच्छा अब हमारा एक तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर समझ में आएगा ना तब बोलोगे कि सर अब थोड़ा सा समझ में स्ट्रॉन्ग ढंग से आ रहा है। देखिए ये वाला में हमरा देख लीजिए, छोटा छोटा प्रश्न का सिर्फ जवाब दे देना है। तो इसके अंदर में जिंक इलेक्ट्रोड को बना दिए, इसके अंदर में कॉपर इलेक्ट्रोड को बना दिए। देख लीजिए ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है जो एनोड के रूप में काम कर रहा है, और इसमें जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में, समझ रहे हैं बात को, कैथोड के रूप में काम कर रहा है ना रे। देख लीजिए अगर ऊपर से एक कनेक्शन कर दिए, समझना है बात को, ऊपर से एक कनेक्शन कर दिए कि चलो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिए, देख लीजिए हाँ ऊपर से कनेक्शन कर दिए। अच्छा अब आपसे हमारा क्वेश्चन बहुत तगड़ा वाला है कि एनोड पर कौन सा घटना हो रहा था, एनोड पर घटना कौन सा हो रहा था। बोलोगे सर कैसे भुला सकते हैं, आप ही तो बताए थे कि यहाँ पर जिंक छोड़ करके भागता था रे। देखिए छोड़ करके भागता था। देखिए जब क्या कहते किसी को छोड़कर भागता है तो अफसोस आता है, उदासी आता है, जिसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं कि नहीं। तो जब पॉजिटिव चार्ज जब छोड़ करके भाग रहे थे इस इलेक्ट्रोड से, तो हम ये भी बताए थे कि टाइम के साथ ये एनोड क्या होते जाता है, पतला होते जाता है, और कैथोड टाइम के साथ मोटा होते जाता है, उसका थिकनेस बढ़ता जाता है। हाँ बिल्कुल याद रखना है। देख लीजिए अच्छा जिंक जैसे छोड़ के भाग रहा था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहे थे, निगेटिव चार्ज आ रहा था। हाँ याद रखना है। और यहाँ पर सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयन पहले से है, देख लीजिए ये इसके माथा पर बैठ रहा है, माथा पर जैसे जैसे बैठते जाता है। अच्छा अब हमको यह बात बता दीजिए, जैसे ही टाइम स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, हाँ देखिए जैसे और यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा दिए, ऊपर में वोल्ट मीटर लगा दिए हैं। हाँ जैसे रिएक्शन स्टार्ट किए तो है ना रे, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होते जाएगा, इस सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन की मात्रा बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ छोड़कर भाग रहा है, इसमें जिंक 2+ आयन की मात्रा बढ़ता जाएगा, और इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन की मात्रा घटता जाएगा, क्योंकि सब तो इसके माथा पर लटक रहा है कि नहीं, बाहर में घट रहा है। देखिए तो यहाँ इस सॉल्यूशन में, एनोडिक वाला सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, जिंक 2+ आयन की मात्रा बढ़ता जा रहा था, और इस कैथोडिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, कॉपर 2+ आयन की मात्रा घटता जा रहा था। हाँ तो यह प्रोसेस चल रहा था। जैसे ही टाइम आगे जा रहे थे, और ये जो वोल्ट मीटर को अगर देखोगे, वोल्ट मीटर को, इसका जो पोटेंशियल होगा ना वो टाइम के साथ घटता जाएगा।
तो पोटेंशियल अगर पहले 15 वोल्ट दिखा रहा है तो 15 से 14, 14 से 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 है ना रे। मतलब पोटेंशियल क्या होता जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। कुछ समय के बाद यहाँ पर जो बढ़ रहा था जिंक 2+ आयन और यहाँ पर जो घट रहा था कॉपर 2+ आयन, तो इन दोनों के कंसेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कुछ समय के बाद क्या कुछ समय के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो आयन बढ़ रहा है इसमें भी और यहाँ पर जो घट रहा है इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन वो चेंजिंग, जब कोई चेंजिंग नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर कि वो अब इसमें जो क्या कहते हैं या इक्वेशन हो रहा है, मतलब कि रिएक्शन जो हो रहा है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच चुका है। किस पर? इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच चुका है। लेकिन जानते हो चेंजिंग कब नहीं आएगा? जब यह वोल्टेज घटता घटता 0 हो जाएगा तब। समझ रहे हैं? जब यहाँ का पोटेंशियल घटते घटते जब 0 हो जाएगा तो उस केस में कि इस सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन में कोई वृद्धि नहीं होगा, कोई भी क्या कहते हैं इंक्रीजमेंट नहीं आएगा और इसमें कोई भी क्या कहते हैं डिक्रीज होने का काम नहीं होगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त कर लिया है। किस स्टेट को? इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त कर लिया। याद रखना है, देख लीजिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर याद रखना है इस सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन में कोई चेंजिंग नहीं होता है और यहाँ पर भी कॉपर 2+ आयन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन यह चेंजिंग कब नहीं होगा कि जब यहाँ का पोटेंशियल घट करके 0 हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल याद रखना है, देख लीजिए एज टाइम पासिस पर लिख देते हैं थोड़ा सा एक लाइन, तब वो बात याद रहेगा। तो एज टाइम पासिस, जैसे ही टाइम पास होता है ना बच्चों कि कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन बढ़ता जाता है। याद रखना है, देख लीजिए कि कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन इंक्रीजेज, यह बढ़ता जाता है एंड और क्या होता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। देख लीजिए घटता जाएगा। हाँ देखिए, लेकिन कुछ समय के बाद, हाँ तो समझ। और इसके बाद और एक बात ये भी लिख देते हैं एंड वोल्टेज जो है, मतलब वो जो वोल्टेज देख रहे हो वो भी घटता जाएगा एंड वोल्टेज ऑल्सो डिक्रीजेज, वोल्टेज भी घटता जाता है। हाँ बिल्कुल ये सब कहानी याद रखना। लेकिन कुछ समय के बाद याद रखना है, आफ्टर सम टाइम याद रखना है कि कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा। देख लीजिए कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, अब वो जो वोल्टेज जो है कि वो जब समझना है अपना ईएमएफ जब 0 दिखाएगा, जब घट करके 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा अगर ईएमएफ, तो उस केस में याद रखना है यह जिंक 2+ आयन का जो कंसेंट्रेशन होगा और याद रखना है और कॉपर 2+ आयन के कंसेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो बिल्कुल उस केस को कहते हैं कि किस अवस्था में आ गया है? इक्विलिब्रियम अवस्था में आ गया है। किस अवस्था में? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है। हाँ बिल्कुल याद रखना है। तो अच्छा अब हमको यह बात बता दीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम बात करेंगे डैनियल वाला सेल में तो क्या बोलोगे? तो एट इक्विलिब्रियम पर अगर बात करेंगे तो याद रखना है ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? 0 होता है। अच्छा अब बताएंगे नेक्स्ट इक्वेशन क्या बात बताया है कि ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस क्या हो जाएगा? 2.303 RT, तो बट्टा हो गया आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका डैनियल सॉल्यूशन है तो 2F ही लिख देते हैं, तो 2F हो गया। तो log इंटू यहाँ पर समझना है KC लिख दीजिए, log इंटू KC लिख दीजिए। अब यह KC समझना वही जो बताया तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बट्टा क्या कर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लिख दोगे। हाँ बिल्कुल याद रखना है। अच्छा अब इसके बाद हमको यह बात समझ, एक बात और बता दीजिए, ईएमएफ ऑफ द सेल टोटल क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट पर 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा अब बताइए कि यह वाला देखिए पूरा टर्म माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा?
प्लस में बदल जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर 2.303 RT बट्टा 2F गुना log KC। देख लीजिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो अब इसके बाद मॉर्निंग टाइम में एक बात और बताए थे कि 2.303 गुना R गुना T बट्टा F का वैल्यू होता है 0.059। कितना होता है? 0.059 होता है, क्योंकि यहाँ पर R गैसियस कांस्टेंट है। अगर तुम 8.314 बैठा देते हो और टेम्परेचर के जगह पर 298 केल्विन बैठा देते हो और फाराडे का कांस्टेंट जो होता है 96,500 कूलम पर मोल बैठा देते हो, तो बिल्कुल याद रखना है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वो इस तरह का हो जाएगा, 0.059 हो जाएगा। और बट्टा नीचे में देख लीजिए 2 है, तो ये तो आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और गुना समझना है लॉग गुना केसी हो गया। अच्छा अब हमारा एक बात और है कि डैनियल सेल में जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल था उसका वैल्यू कितना बताए थे? 1.1 वोल्ट। कितना बताए थे? 1.1 वोल्ट बताए थे। तो इसके जगह पर तुम 1.1 लिख दोगे, बराबर देख लीजिए 0.059 बट्टा 2 हो गया इंटू लॉग इंटू केसी। देख लीजिए अगर यहाँ पर देख लीजिए आपका कोना कोनी गुना हो जाएगा, 1.1 गुना 2 हो जाएगा बट्टा 0.059 हो जाएगा, तो बराबर लॉग केसी। तो बिल्कुल याद रखना बच्चों, याद रखना है लॉग केसी बराबर ये वाला का जो वैल्यू आता है वो अप्रॉक्स याद रखना है। बता देते हैं कि वो अप्रॉक्स आता है 37.2 आता है अप्रॉक्स। हाँ इसका वैल्यू अगर तुम कैलकुलेटर पे करोगे तो अप्रॉक्स इतना ही आएगा। लेकिन अब इसके बाद समझना है, और केसी देख अगर लॉग को उधर कर दोगे तो एंटी लॉग में बदल जाएगा। तो अब ये केसी का वैल्यू अप्रॉक्स हो जाएगा 2 × 10⁻, कि आपका 37 हो जाएगा। देख लीजिए इतना अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये आपका केसी वैल्यू है, तो जो हुआ है 298 केल्विन पर हुआ है। हाँ बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम के टाइम में जब एक्सप्रेशन आएगा कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करें, तो बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से करोगे और ख़त्म यहाँ पर करोगे, आपका काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल याद रखना है बच्चों।